नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी वाइज बी इनोवेटिव में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोगों का मुख्य फोकस जो है वो है एजुकेशन, इनोवेशन, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी के बारे में चर्चा करना। हम लोग सदैव इस चारों टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो है हमारी शुरुआत हो रही है वो है एजुकेशन से। एजुकेशन में हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं बिहार बीपीएससी द्वारा जो है आयोजित अध्यापक नियुक्ति की जो परीक्षा है उसके समस्त आयामों की हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, जिसमें कि उसके जितने भी सिलेबस के अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स हैं सब पर हम लोग फोकस करेंगे और एक कंप्लीट प्रिपरेशन देने का आपको प्रयास करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसमें आप इतनी अच्छी तैयारी करें कि अधिक से अधिक आपको मार्क्स आए और आप इस परीक्षा में तो इसमें हम लोगों ने शुरुआत की थी इंग्लिश से, और अभी हम लोग जो है इंग्लिश में सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान बताया था कि वर्ब जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसका हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास है वर्ब। तो आज हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको इंग्लिश में महारत हासिल करना है तो केवल वर्ब को यदि आप पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ अगर यदि तैयारी करते हैं तो फिर आपका जो है इंग्लिश में पर कमांड आपका बनना शुरू हो जाएगा और इससे जो है आपको लगने लगेगा कि आप अब जो है इंग्लिश के बारे में जानते हैं। तो इसलिए वर्ब जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ब। तो पार्ट्स ऑफ वर्ब में मुख्य रूप से जो है हम लोग वर्ब की चर्चा करेंगे तो वो है हमारा प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब के बारे में जैसे कि हमने बताया कि वर्ब के बारे में जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वर्ब डिनोट्स एक्शन, तो उस एक्शन को डिनोट करने का काम जो है हमारा प्रिंसिपल वर्ब करता है। इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो प्रिंसिपल वर्ब मुख्य क्रिया, ये मुख्य क्रिया जैसे कि हमने बताया खाना, पढ़ना, रोना, गाना, जो भी है, उठना, बैठना, जो भी है हमारा, ये सब जो है सब प्रिंसिपल वर्ब हैं और इसका यूज तो सब जगह होगा। टेंस, वॉइस, नरेशन, जहां भी आप पढ़ेंगे सब जगह जो है प्रिंसिपल वर्ब का ही यूज होगा। उसके बाद है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को सीधा बोलते हैं सहायक क्रिया, वैसे क्रिया जो सेंटेंस के फॉर्मेशन में सहायक होता है, वो प्रिंसिपल वर्ब के साथ जुड़ करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। तो उस चीज के लिए हम लोगों का जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको भी हम लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। जितना अधिक से अधिक इसका आप प्रैक्टिस कर सके, प्रिंसिपल वर्ब को जितना अधिक से अधिक याद कर सके। प्रिंसिपल वर्ब जो है इनफिनाइट है, असंख्य है, और इसको जितने अधिक आप याद रखेंगे उतना ही ये आपके लिए कारगर होगा। तो इसके लिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब में जो है फॉर्म्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब के जो है 5 भाग होते हैं, 5 जो है इसके फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो कोई भी प्रिंसिपल वर्ब यदि आप याद करते हैं तो उसके साथ साथ ये 5 फॉर्म जो है आपको जानना चाहिए, और इससे ये होगा कि आपकी वोकैब्स भी अच्छी होगी और साथ साथ आप ये जानेंगे कि उस वर्ब को 5 प्रकार से हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें जो है हम लोगों का 2 पार्ट जो है, जो कि आपका ये V4 है और V5 है। तो इसमें जो है हम लोग का कुछ खास नहीं है। इसमें मुख्य रूप से यही ध्यान देने की आवश्यकता है कि V4 में हमेशा जो है ING का प्रयोग होता है, जिरंड का प्रयोग होता है। तो वो चीज़ हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि V4 मीन्स ING और V5 में S या ES लगता है। इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को छोड़ करके अगर यदि हम V1, V2 और V3 की चर्चा करें तो V1 जो है हमारा वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट में उसका यूज होता है, और V2 जो है वो पास्ट में यूज होता है।
वो जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट के कोई भी सेंटेंस को बनाएंगे तो उस समय जो है हमारा ये V2 का यूज होता है। और V3 जो है ये हमारा परफेक्ट टेंस में यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। तो ये V3 जो है परफेक्ट के रूप में जब भी हम लोग यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उस तरह के यूजेज में जो है V3 का यूज होता है। और V2 का यूज जो है वो आपको पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि V1, V2, V3, V4 जो है वो कंटिन्यूटी को दर्शाता है। कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूअस अगर वर्क चल रहा है तो उस सेंस में हम लोग ING का प्रयोग करते हैं। और V5 जो है वो प्रेजेंट की तरह ही यूज होता है, जैसे कि आप जो है डू का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर डज का प्रयोग होता है। तो इस तरह से जो हम लोग प्रेजेंट में ही इसका यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि V1, V2, V3, V4, V5। अगर डू है तो डू का होता है डू, डिड, डन, डूइंग, डज। इस तरह से हमको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। तो इस तरह से हम लोग जो है जितने अधिक से अधिक प्रिंसिपल वर्ब को आप प्रैक्टिस कर सके। वोकैब्स का मतलब ही है आपका प्रिंसिपल वर्ब। वोकैबुलरी जो लोग कहते हैं कि आपकी वोकैब्स अच्छी नहीं है या जो है मतलब आपकी वोकैब्स बहुत अच्छी है, तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि आपने प्रिंसिपल वर्ब पर बहुत अच्छा कमांड किया है। तो ये चीज़ आप जितने अधिक से अधिक करेंगे उतना ही ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो फिर इसके बाद जो है हमारा एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब को जैसे कि हमने आपको बताया कि एक्सिलरी वर्ब का सीधा सा अर्थ होता है सहायक क्रिया। ये सहायता प्रदान करता है और ये जो है मुख्य रूप से हमारे पास 24 है। हम लोग 24 के बारे में जानेंगे। ये इसकी भी संख्याएं जो है वो कुछ ग्रामर्स में बहुत ज़्यादा बताई जाती है, कुछ में कम बताई जाती है, लेकिन हम लोग जो है 24 का अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो भी अध्ययन है वो हम लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, वहाँ पर भी जो है एक्सिलरी वर्ब का बहुत सारा प्रयोग होता है, तो उसमें भी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग मेन फोकस करेंगे वो हमारा एक्सिलरी वर्ब है जो कि 24 है, जिसमें कि दो पार्ट्स होते हैं, मॉडल वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल वर्ब में जो है हमारा ये मॉडल वर्ब हो गया। मॉडल वर्ब ये खास वर्ब है, सीधा सा जानिए, एक खास वर्ब है और इसकी खास प्रयोग है। हर एक मॉडल वर्ब का अलग अलग आपको प्रयोग बताया जाएगा। और इसके साथ ही हमारा है हेल्पिंग वर्ब, ये सहायता करता है, ये मतलब प्रिंसिपल वर्ब के साथ आकर के सहायता करता है और फिर जो है हमारा सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको देखेंगे कि मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से मिल करके हमारा बनता है ये आपको एक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल वर्ब भी हमारे पास हम लोग जो है 12 मॉडल वर्ब का अध्ययन करेंगे और यहाँ पर जो है 12 आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। इसको भी जो है हमारे ये भी हमारे अध्ययन में आएगा। 12 ये भी है और 12 जो है हमारा मॉडल वर्ब है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक्सिलरी वर्ब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमारा मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग बताया, नाम से ही मॉडल है, तो इसलिए इसका जो है खास यूज होता है, आपके पूरे चैप्टर में खास यूज होगा और इसको आप आम जीवन में भी काफ़ी अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसका प्रयोग आप जानते हैं तो आम जीवन के बोलचाल में या आम सेंटेंस को देखने के क्रम में जो है इसका काफ़ी यूज होता है। तो इसको जो है हम लोग भली भांति समझने का प्रयास करें और इसको अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कम से कम आप इसके बारे में एक जानकारी, एक ओवरव्यू आप ले लें और
और उसके बाद तो आपको सारी बातें जो है नोट्स के माध्यम से और एक्सरसाइज के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन मुख्य बातें ये है कि आप जो सुनते हैं वो आपके जहन में सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आप ये प्रयास कीजिए कि हम किस तरह से जो है मॉडल वर्ब को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करें, ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे कैन, कुड। ये सब हम लोगों ने एक बनाया है कि इसके साथ ये मैच कर रहा है। इसका जो है मतलब ये ही ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो जिसके साथ मैच कर रहा है उसके साथ उसको रखा गया है। तो कैन, कुड, कैन को कुड के साथ हम लोग रखेंगे। तो कैन का सीधा सा अर्थ होता है कि ये शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता को बताता है। आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूं। ही कैन पास द एग्जामिनेशन, तो वो एग्जाम पास कर सकता है। तो यहां पर ये सेंस है कि उसमें ये क्षमता है, उसमें योग्यता है, उसमें ये जो है शक्ति है, सामर्थ्य है कि वो ये काम कर सकता है। तो उस सेंस में हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। और उसी सेंटेंस को अगर पोलाइट बनाना हो, पोलाइटली अगर किसी चीज को कहना हो, तो हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का और भी प्रयोग होगा जो आगे आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी जो कुड का प्रयोग है ये सिंपल सा है कि अगर कोई चीज को पोलाइटली बोलना है, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या आप मुझे एक जो है ग्लास पानी दे सकते हैं। तो ये सेंस जो है ये कुड का है। इसमें जो है चीज़ों को पोलाइटली कहने का एक तरीका है। जैसे कि आप कैन का यूज करते हैं तो कैन से जो है एक अलग तरह का भाव उत्पन्न होता है, शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता वाली बात आती है। लेकिन कुड का जो है ये पोलाइटनेस को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हमारा जो है मुख्य रूप से उसी पर फोकस करने की आवश्यकता है। अब हम लोग देखते हैं मे एंड माइट। तो मे एंड माइट को, मे का यूज जो है संभावना के लिए होता है। ही मे कम, मतलब वो आ सकता है, कोई मतलब जो है सुनिश्चितता नहीं है। तो लेकिन वो जो है एक संभावना को प्रकट करने के लिए, एक विशेष संभावना हो तो मे का प्रयोग करेंगे, और अगर बिल्कुल क्षीण संभावना हो, बहुत ही कम संभावना हो, तो वहां पर माइट का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि कहां पर मे का, कहां पर माइट का होता है। तो कहां पर जहां भी संभावना है तो मे होगा, और यदि क्षीण संभावना है, बिल्कुल नहीं है, ही माइट कम, मतलब कि वो आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। और मे में थोड़ी संभावना बचती है कि ही मे कम मीन्स वो आ सकता है। ये अनलेस अनटिल इन डिफरेंट सिचुएशन अकर्ड, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति ना हो जाए तो फिर जो है वो आ सकता है। इस सेंस के लिए हम लोग जो है मे और माइट का प्रयोग करते हैं। तो अब हमारे पास है ये शैल, शुड। शैल, शुड को हम लोग इस तरह से देखेंगे कि शैल का प्रयोग जो है वो फ्यूचर टेंस में होता है। फ्यूचर टेंस में जो कि मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। तो इस सेंस में पटना ये जो है मतलब आपको भविष्य के सूचक के रूप में जो है शैल का प्रयोग होता है। लेकिन जो शुड का प्रयोग है ये जो है आपको सजेशन के अर्थ में होता है कि आपको ये करना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। यू शुड इट दिस मैंगो, यू शुड इट दिस फूड। तो आपको ये जो है मतलब खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए। तो यू शुड डू दिस वर्क, तो आपको ये काम करना चाहिए। तो इस सेंस में जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल्स में नोट्स के माध्यम से और एक्सरसाइज में जो है चैप्टर्स के माध्यम से बताया जाएगा। आप उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर समझ में आने लगेगा सब कुछ। तो लेकिन यहाँ पर हमको समझना है कि शैल का प्रयोग जो है हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं और भविष्य सूचक के लिए, और शुड का प्रयोग जो है सजेशन के लिए किया जाता है। कोई भी बात जो आप कहते हैं, उस पोलाइटली कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, तो उस सेंस में जो है हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद जो है हमारा विल, वुड है। तो विल का प्रयोग उसी तरह से होता है जैसे कि शैल का प्रयोग, ये भी फ्यूचर टेंस में ही आता है, और फ्यूचर टेंस में हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट, थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर नंबर के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, और प्लूरल नंबर जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। और तो इस तरह से जो है हम लोग इसमें विल का प्रयोग भी भविष्य सूचक को, भविष्य के बारे में बताता है। ही विल गो टू पटना, तो वो पटना जाएगा। दोस्तों,
विल की चर्चा के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि वुड का जो है किस प्रकार का प्रयोग होता है। वुड का मल्टीपर्पस यूजेज है। वुड का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो पोलाइटनेस को दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं और जो है फ्यूचर टेंस को भी दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। ही विल गो टू पटना, तो और वुड यू प्लीज टेक ए कप ऑफ कॉफी, तो वुड यू प्लीज, तो ये पोलाइटनेस का सेंस है। ही वुड गो टू पटना, मतलब अगर यदि आप जो है विल का प्रयोग ना भी करें तो वुड से आपका फ्यूचर का भी काम चल सकता है और पोलाइटनेस को दर्शाने के लिए जो है हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ अब हम लोग आगे देखते हैं, वो है हमारा मस्ट एंड आउट टू। तो मस्ट का चर्चा जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे कि हमने पहले देखा है शुड का, तो शुड जो है सजेशन देने का काम करता है कि यू शुड डू दिस वर्क, तो आपको ये काम करना चाहिए, अगर करें अथवा ना करें। तो और मस्ट की बात जो है ये अति आवश्यकता को दर्शाता है, ये एक तरह से अनिवार्यता को दर्शाता है कि यू मस्ट डू दिस वर्क, मीन्स आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। तो सेंस को देखने की आवश्यकता है कि मस्ट का सिचुएशन जो है वो सीवियर स्थिति में, जबकि आपको लगे कि निश्चित रूप से ही ये काम करना चाहिए, तो उस सेंस में जो है हमारा मस्ट का प्रयोग करना है। और फिर जो है शुड का प्रयोग जो है हम लोग सिंपल स्थिति में करते हैं, सिंपल सजेशन देने के लिए। सामान्य वार्तालाप में आप शुड का प्रयोग करें, लेकिन यदि कहीं पर फोकस करना हो और कहीं पर गंभीर रूप से फोकस करना हो तो फिर वहां पर हम लोग निश्चित रूप से मस्ट का प्रयोग करेंगे कि यू मस्ट गो देयर, मीन्स आपको वहां पर अवश्य जाना चाहिए। तो ये सेंस जो है मस्ट का है। मस्ट को भी हम लोग पास्ट में भी देखेंगे, तो लेकिन अभी हम लोगों का एक ओवरव्यू हम लोगों को क्लियर करना है। और उसके बाद आता है हमारा आउट टू। आउट टू का जो सेंस है वो है कर्तव्य से रिलेटेड। वी आउट टू सर्व आवर नेशन, वी आउट टू ओबे आवर टीचर। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। मतलब क्या है, ये हमारा कर्तव्य है। तो जब कभी भी हम लोग कर्तव्य की चर्चा करेंगे तो उस सेंस में जो है आउट टू का प्रयोग होगा। इस बात को देखने की आवश्यकता है। और उसके बाद है हमारा डेयर एंड नीड। डेयर का मतलब हिम्मत होता है और डेयर का बहुत प्रयोग आप लोगों ने देखा भी होगा, हाउ डेयर यू। तो इसका सीधा सा मतलब कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। आई डेयर टू डू दिस वर्क, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं ये काम कर सकता हूं। इस सेंस में यदि हम लोग जो है कि इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर डेयर का मुख्य मतलब ये हुआ कि कोई डेयरिंग टाइप का वर्क यदि कोई कर रहा है या किसी में कोई वैसे ही हिम्मत दिखा रहा है तो उस सेंस में आप जो है डेयर का यूज करेंगे। और उसके बाद जो है डेयर के बाद है आपका नीड। नीड जो है उसी तरह का है जैसा कि आपका मस्ट है, ये भी जरूरत को शो करता है। यू नीड टू गो देयर, मतलब आपको वहां जाने की जरूरत है। ये भी कमोवेश जो है वो अनिवार्यता के करीब आता है। तो नीड का प्रयोग जब भी आप लोग आई नीड दिस, आई नीड दैट, तो सी नीड्स टू गो देयर, तो इस तरह से जो है मतलब हमारा ये कहना है कि नीड का प्रयोग हम लोग जो है अपने हिसाब से करेंगे। और मस्ट का अलग प्रयोग है, शुड का अलग प्रयोग है, सभी का प्रयोग जो है अलग अलग है। आप जो है हमारे नोट्स के माध्यम से यही देखेंगे कि सबके प्रयोग में आपको भिन्नताएं नजर आएंगी और उस भिन्नता को समझने की आवश्यकता है कि पार्टिकुलर वर्ड का प्रयोग जो है स्पेसिफिकली कहाँ हो रहा है। उस चीज़ को यदि आप समझ लेते हैं, और ये प्रैक्टिस का विषय है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको जो है ये बातें समझ में आ जाएगी। क्योंकि आज की जो आवश्यकता है वो इंग्लिश है, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। इंग्लिश जो है वो स्किल्ड है, हो गया है। जैसे कि आप किसी चीज़ को सीखते हैं उसी तरह से, जैसे कंप्यूटर है उसी तरह से आपका इंग्लिश है। तो ये स्किल डेवलपमेंट के रूप में भी आपको इंग्लिश को समझने की आवश्यकता है, और ये सब उसके पार्ट हैं जिसके समझने के बाद जो है आपको काफ़ी आसानी होगी चीज़ों को समझने में। और उसके बाद है हमारा हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने आपको बताया था कि ये जो है ऐसे क्रिया है जो कि आपको प्रिंसिपल वर्ब के साथ मिल करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं और उसका एक कंप्लीट सेंस होता है। तो फिर जो है हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले हमारा है ईज एम आर। ईज एम आर का हम लोग प्रयोग जो है वो प्रेजेंट में करते हैं और ये खास करके ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए यूज होता है। जब भी आपको कंटिन्यूटी को दिखाना हो तो उस सेंस में जो है हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अब जैसे कि अगर सेंटेंस को बनाने के ही इज गोइंग टू पटना, तो वो पटना जा रहा है, उस सेंस में ये है। तो लेकिन यहां पर ही इज अ टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, यू आर अ गुड बॉय, यू आर ए स्मार्ट बॉय। सो इस तरह से जो है, इस तरह के सेंटेंस में भी यहां पर हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। और यू आर गोइंग देयर, तुम वहां जा रहे हो, तो उस सेंस में भी इसका यूज होता है। तो अगर यदि इसके साथ नाउन आ जाता है तो ये एक सिंपल सेंटेंस बनाता है, और अगर यदि इसके साथ आप प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग करते हैं तो ये कंटिन्यूटी को दर्शाता है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है ईज एम आर में। और इसी तरह से इसी के पास्ट में अगर जाएं हम लोग, तो इसका ईज एम आर का जो पास्ट होता है वो वाज वर होता है। वाज वेयर बोलते हैं इसको, आप इसको वर भी बोल सकते हैं। तो वाज वर का प्रयोग हम लोग पास्ट में कंटिन्यूटी को दर्शाने के लिए करते हैं। तो इस चीज के लिए जो है वाज का प्रयोग किस तरह से होगा वो भी हम लोग देख लेंगे कि जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो है हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं, और रेस्ट जो भी है उसके साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंस को आपको समझना है, ये एक बार आप देखेंगे तो फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा और इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। तो इस तरह से हमारा जो है वाजवर हो गया। और उसके बाद जो है हमारा हैज हैव हैड। हैज हैव हैड का प्रयोग जो है ये परफेक्ट टेंस के साथ होता है। ये परफेक्ट टेंस के साथ जो है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम लोग हैज हैव का प्रयोग करते हैं, और इसी का पास्ट है हमारा हैड, जो कि पास्ट परफेक्ट के साथ प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखें कि हैज हैव प्रेजेंट में प्रयुक्त होता है, और हैड का प्रयोग जो है पास्ट में होता है। और इसका अलग भी सेंस होता है, ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। तो ये सब चीज जो है हम लोग स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ पेंसिल, तो इस सेंस में जो है हम लोग मेरे पास एक पेंसिल है। आई हैव अ बुक, आई हैव अ मोबाइल, तो इस सेंस में जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है, अब इसी को यदि आप पास्ट में देखिए, सी हैड अ मोबाइल, तो उसके पास एक मोबाइल थी। तो उस तरह से पास्ट में जाइएगा तो हैड का प्रयोग होगा, और हैज हैव का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करेंगे। तो और उसके बाद है हमारा डू, डज, डिड। ये भी आपका जो है प्रेजेंट में होता है, और ये प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसी का जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वहाँ पर हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा तो वहाँ पर हमारा डू डज का प्रयोग होगा। ही डज दिस वर्क, उसको यह काम करना है। तो इस सेंस में जो है मतलब हम लोग यहाँ पर डज का प्रयोग करते हैं। आई डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है। तो मतलब ये सेंस जो है आपको डू और डज का। सी डिड दिस, उसने यह किया, तो वो मतलब जो है पास्ट का यूज कर रहा है यहां पर। तो इस सेंस में जो है डू का प्रयोग हम लोग जो है प्रेजेंट में, डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं, और डीड का प्रयोग जो है पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे पास है बी, और बी का प्रयोग जो हम लोग बीन के रूप में करते हैं और बीइंग के रूप में करते हैं। ही इज बीइंग अ टीचर, ही इज बीइंग अ टीचर, उस टीचर होने के नाते, इस सेंस में जो है तो ही इज बीइंग अ टीचर, ही मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, उस सेंस में जो है उस बीइंग अ टीचर भी कह सकते हैं, या ही इज बीइंग अ टीचर मस्ट बी डिसिप्लिन, तो उन्हें अवश्य जो है अनुशासित होना चाहिए बीइंग अ टीचर। तो आई हैव बीन देयर,
मैं वहां रह रहा हूं, इस सेंस में आई हैव बीन देयर फॉर 3 डेज। तो इस सेंस में यूज करते हैं बीन का। तो बीन का यूज जो है आपको देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। ये सब हम लोग आगे देखेंगे। और बीन का प्रयोग जो है हम लोग जो है पैसिव में तो डायरेक्ट ही करते हैं। तो वहां पर जो है बीइंग का प्रयोग, बीइंग के जस्ट बाद जो है हमारा V3 का प्रयोग होता है। तो उस सेंस में जो है हम लोग आगे इसका प्रैक्टिस के क्रम में इसको देखेंगे। और बी का पार्ट ही जो है, बी का अर्थ होता है होना, उस होने के सेंस में जो है हम लोग बीन और बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो हमारा दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पार्ट्स ऑफ वर्ब जो कि हमने आपको बताया था कि इसका हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे और इसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और एक्सरसाइज में आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये आपका बेस लाइन है। पूरा इंग्लिश का जो बेसिक है, एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दूसरा आपका वर्ब है। ये वर्ब अगर यदि वर्ब पर कमांड हो गया तो सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इसको जितना अधिक से अधिक हो सके आप प्रैक्टिस करें। ये 24 जो हमारे वर्ब्स हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं, उसकी जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके, उससे आपको जो है लगेगा कि इंग्लिश कितना ईजी है और इंग्लिश को ईजी बनाने का प्रयास आपको करना है। ये चीज़ इस फीलिंग के साथ होना चाहिए कि इंग्लिश इज एंड स्किल। ये स्किल हो चुका है। अब अभी आज के दौर में इंग्लिश जो है स्किल है, ये लैंग्वेज नहीं है। इस सेंस को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों नमस्कार।